मैं शपथ लेता हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य, राष्ट्र की उन्नति में मैं सदा तत्पर रहूँगा। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूँगा। जय हिंद। तो आज हम लोग जो है महाद्वीपों में सबसे छोटे महाद्वीप का अध्ययन करेंगे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जिसको ओसेनिया भी कहते हैं, सम्मिलित रूप से उसको ओसेनिया के नाम से जाना जाता है, और ये सबसे छोटा महाद्वीप है। और इसकी जो बनावट है वो अंटार्कटिका महाद्वीप जैसे ही है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से बड़ा है अंटार्कटिका महाद्वीप, लेकिन इसकी बनावट अगर आप ग्लोब में देखोगे तो जो ग्लोब का जो दक्षिणी हिस्सा है, ये वाला जहाँ पर अंटार्कटिका महाद्वीप है ना, सफ़ेद सफ़ेद देख रहे हो ना, तो ये बिल्कुल इसी तरीके से बनावट है ऑस्ट्रेलिया की। तो ये प्रश्न आता है कभी कभी कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बनावट कौन से महाद्वीप से मिलती जुलती है? अंटार्कटिका महाद्वीप से। और ये चूँकि इसकी भी कई विशेषताएं हैं, कुछ चीज़ें तो भारत से भी मिलती हैं, क्योंकि भारत में भी लगभग बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है, उसका क्या नाम है? कर्क रेखा। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से भी एक रेखा बीचों बीच से गुजरती है, उसका नाम है मकर रेखा। अब देखो ऑस्ट्रेलिया इसका नाम क्यों पड़ा, ऑस्ट्रेलिया इसको क्यों कहा जाता है? हमने जब वो पढ़ा रहे थे खगोल की पिंडों के बारे में, जब हम पढ़ा रहे थे, तो उत्तरी गोलार्ध पे जो है हमने बताया था कि कुछ लाइटनिंग होती है, और दक्षिणी ध्रुवों पर और उत्तरी ध्रुवों पर कुछ चमक होती है, लाइट उत्पन्न होती है ना। मैंने बताया था कि एक जो हमारा जो ब्रह्मांडी हमारी सौरमंडल है, सौरमंडल के बाहर एक बेल्ट है, वहाँ से जो है एक रोशनी उत्पन्न होती है और वो उत्तरी ध्रुव पर चमकती है, तो उसको अरोरा बोरियालिस बोलते हैं, और दक्षिणी ध्रुव पर उसको अरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं। जब उत्तरी ध्रुव पर एक चमक पड़ती है तो उसे अरोरा बोरियालिस कहते हैं, और दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस। तो ऑस्ट्रेलिस का मतलब ही होता है दक्षिण, ऑस्ट्रेलिस का मतलब ही होता है दक्षिण, और ऑस्ट्रेलिस शब्द से ही बना है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिस शब्द से ही बना है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया एक्चुअली क्या है कि ये दक्षिणी गोलार्ध का एक महाद्वीप है। इसका पूरा हिस्सा किसमें है? दक्षिणी गोलार्ध में, क्योंकि विषुवत रेखा इसको नहीं क्रॉस करती है, विषुवत रेखा इसको नहीं क्रॉस करती है, इसलिए ये पूरा का पूरा भाग कहाँ पर है? दक्षिणी गोलार्ध में। तो इसीलिए इसको ऑस्ट्रेलिया भी कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है इसको। लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है, लेकिन सम्मिलित रूप से इसमें कई द्वीप हैं, छोटे छोटे तमाम द्वीप हैं। तो इसमें जो है पोलिनेशिया, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, ये जो है 3 द्वीपों का एक समूह है, 3 बड़े बड़े टेरिटरीज हैं, संघ हैं, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, इन सारी चीज़ों को मिला करके ऑस्ट्रेलिया, पोलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, इन सबको मिला करके क्या कहा जाता है? ओशिनिया। क्या कहा जाता है? ओशिनिया। तो ओशिनिया में जो छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं उनका ज़्यादा महत्व नहीं है, उनसे प्रश्न एक आध आते हैं, ज़्यादा नहीं आते हैं। ज़्यादा प्रश्न आते हैं जो ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है। इसीलिए इस ऑस्ट्रेलिया देश को हम लोग आम बोलचाल की भाषा में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी कह देते हैं, लेकिन वास्तव में ये कौन महाद्वीप क्या है? ओशिनिया महाद्वीप। वास्तव में ये महाद्वीप क्या है? ओशिनिया महाद्वीप। लेकिन इसको चूंकि इसका मुख्य हिस्सा क्या है? ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड है। तो इसलिए जो है हम इसका इन्हीं दोनों चीज़ों का यहाँ पर अध्ययन करते हैं, ऑस्ट्रेलिया का और न्यूजीलैंड का। बाकी और जितने भी छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं जिनको 3 भागों में बांटा गया है, किसमें? पोलिनेशिया में, माइक्रोनेशिया में और मेलानेशिया में। ठीक, तो ये है सब किसमें? प्रशांत महासागर में। सब किसमें है? प्रशांत महासागर में। आप देखोगे अपने ग्लोब को उठा करके, तो जो पीछे वाला हिस्सा है ये पूरा क्या है? प्रशांत महासागर ही है। इसी प्रशांत महासागर में ये तीनों जो द्वीपीय समूह के टेरिटरीज हैं, जिनको पोलिनेशिया कहा जाता है, माइक्रोनेशिया कहा जाता है और मेलानेशिया कहा जाता है, इनको बांटा गया है। तो देखो अब ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया एकदम सुदूर हिस्सा है इसका। ये सब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ये सब एक ही में जुड़े हुए थे।
जब हम बता रहे थे कि पैंजिया किस तरीके से विखंडित हुआ, तो पैंजिया से टूट करके ये अलग हो गए। इसीलिए कल हमने यहाँ चर्चा किया था, साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में सोना पाया जाता है, दक्षिण अफ्रीका में सोना पाया जाता है। और यहाँ पर जो है पर्थ के आसपास यहाँ पर भी सोने की खदानें हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि ये वाला हिस्सा इसमें पहले मिला हुआ था, और कुछ सोना यहाँ से चुरा करके भारत लेके चला गया कोलार की खानों में, तो ये भी इसका हिस्सा था। अर्थात ये सारी चीज़ें जो है, जो साक्ष्य हैं, ये इंगित करते हैं कि ये सब एक समय में क्या थे, एक ही थे, ये सब एक समय में एक ही मिले हुए थे। अब जैसे यहाँ पे जैसे ये न्यू गिनी एक जो है द्वीपीय देश है, द्वीप है, जिसको बोलते हैं न्यू गिनी, जिसको क्या बोलते हैं, न्यू गिनी। वैसे तो गिनी कहाँ पर है, कल हम अध्ययन कर रहे थे अफ्रीका महाद्वीप का, तो हमने देखा था अफ्रीका महाद्वीप में गिनी एक क्या है, देश है, गिनी एक देश है। लेकिन बाद में यूरोपियों ने यहाँ पर एक गिनी की खोज कर ली, तो उसका नाम क्या रख दिया, न्यू गिनी। तो ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है न्यू गिनी। सबसे बड़ा द्वीप क्या है, ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा द्वीप क्या है, ग्रीनलैंड। और दूसरा सबसे बड़ा द्वीप क्या है, न्यू गिनी। दूसरा सबसे बड़ा द्वीप क्या है, न्यू गिनी। ठीक, तो अब तुम कहोगे ऑस्ट्रेलिया भी एक द्वीप है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को हमने पहले ही क्या बोल दिया है, महाद्वीप, क्योंकि ये बड़ा है। द्वीप और महाद्वीप में सिर्फ उसके आकार से अंतर किया जाता है, सिर्फ उसके आकार से अंतर किया जाता है। द्वीप भी जो है चारों तरफ जल से घिरा होता है, और महाद्वीप भी जल से घिरा होता है, लेकिन महाद्वीप विशाल होता है, द्वीप छोटे छोटे होते हैं। तो इसलिए जो है ये इसको हम द्वीप ना करके महाद्वीप कहते हैं। और ये क्या है, द्वीप है, जो ग्रीनलैंड के बाद दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। तो प्रश्न आते हैं, अब कम से कम 2 सीरीज का तो याद होना चाहिए। सबसे बड़ा द्वीप क्या है, ग्रीनलैंड है, और उसके बाद में दूसरे नंबर पे न्यू गिनी है। अब इस न्यू गिनी में भी इसके 2 भाग हैं, आधा हिस्सा एशिया का है और आधा हिस्सा ओसेनिया का है। आधा हिस्सा ओसेनिया का, पूर्व वाला हिस्सा ओसेनिया का है, पश्चिम वाला हिस्सा एशिया का है। एशिया में भी ये इंडोनेशिया है, पीला वाला देख रहे हो ना, तो पीला वाला भाग इंडोनेशिया है। तो इरियन जया नाम से आधा वाला हिस्सा न्यू गिनी द्वीप का, आधा वाला हिस्सा पश्चिम साइड का इरियन जया कहलाता है। क्या कहलाता है, इरियन जया। और ये इंडोनेशिया का भाग है। किसका भाग है, इंडोनेशिया का भाग है। और जो पूरब वाला हिस्सा है, इसको पापुआ न्यू गिनी कहते हैं। क्या कहते हैं, पापुआ न्यू गिनी। न्यू गिनी में भी किसका, पापा का न्यू गिनी किसका न्यू गिनी है, पापा का, तो पापुआ न्यू गिनी है ये। तो पापुआ न्यू गिनी किसका भाग है, ओशिनिया का भाग है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग जो है देख सकते हैं। अब इसको हम लोग बोर्ड पे समझेंगे, एक बड़े चित्र के माध्यम से, बड़े मानचित्र के माध्यम से। इस पे समझ में नहीं आता है, छोटा मानचित्र है। मैं कोशिश कर रहा था कि बड़ा मिल जाए, लेकिन बड़ा मिल रहा नहीं। अब कॉन्टिनेंट वाइज भी जो है हम खरीद कर लाएंगे। तो देखो ये हमारा क्या है, ऑस्ट्रेलिया। हमने बताया था ये, इसमें 3 द्वीपों का एक समूह है, पॉलिनेशिया, मेलानेशिया और माइक्रोनेशिया। पॉलिनेशिया, मेलानेशिया और माइक्रोनेशिया। जो न्यू गिनी वाला क्षेत्र है, पापुआ न्यू गिनी वाला, ये किसका भाग है, मेलानेशिया का भाग है। किसका भाग है, मेलानेशिया का भाग है। और जो न्यूजीलैंड वाला भाग है, ये किसका भाग है, पॉलिनेशिया का भाग है। किसका भाग है, पॉलिनेशिया का भाग है। और जो माइक्रोनेशिया है, उसमें मरियाना है, मरियाना खाई, जो दुनिया की सबसे गहरी खाई है, जो फिलीपींस के पूरब में स्थित है, दक्षिण पूरब में फिलीपींस के स्थित है। तो वहाँ पर जो छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं, वो सब किसका भाग है, माइक्रोनेशिया का भाग है। किसका भाग है, माइक्रोनेशिया का। तो इसमें मारियाना है, मार्शल है, ये सब कुछ आइलैंड्स हैं, देश हैं, जो माइक्रोनेशिया के भाग हैं। तो यहाँ से प्रश्न नहीं आते, लेकिन इसको देख लो। और पॉलिनेशिया में एक किरीबाती है, और ईस्टर द्वीप है पूरब में, मध्य में टोंगा है, ठीक, और हवाई द्वीप है। हवाई द्वीप ये किसका भाग है, यूएसए का भाग है। यूएसए का 50वां देश है, वो 50वां राज्य है। यूएसए में 50 जो प्रोविंस है, तो 50वां प्रोविंस हवाई द्वीप है यूएसए का, जहाँ पर जो है ज्वालामुखी क्रिया पाई जाती है, हवाईयन द्वीप, हवाईयन ज्वालामुखी के नाम से। तो इस तरीके से ये, और मेलानेशिया में एक फिजी भी है, फिजी आइलैंड भी है। तो इस तरीके से इनका ज़्यादा महत्व नहीं है, इसलिए हम लोग इसमें ओसेनिया में ज़्यादा अध्ययन मुख्य रूप से फोकस किस पे करते हैं, ऑस्ट्रेलिया को और न्यूजीलैंड को। वो भी मोस्टली ऑस्ट्रेलिया का ही अध्ययन किया जाता है। अब देखो ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बनावट देखें, अब इसका अध्ययन करना नहीं तो इसे हम साफ कर देते हैं। ये तो समझ गए, पॉलिनेशिया और जो है आपका माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, ठीक है। अब इनका अध्ययन हमें करना नहीं, तो इनको हम साफ कर दे बोर्ड से थोड़ा सा, ठीक। अब देखो हम लोग अध्ययन करेंगे ऑस्ट्रेलिया का। किसका अध्ययन करेंगे, ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया, अब जिस तरीके से भारत में
भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। तो ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया देश में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, यहाँ भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसके 6 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 6 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, किसके? ऑस्ट्रेलिया के। अब इसकी बनावट कुछ देखें अगर, तो इसमें देख रहे हो बीचों बीच में ये क्या है? ये मकर रेखा है। क्या है? मकर रेखा। और उत्तर में जाएंगे तो हमें कौन सी रेखा मिलेगी? पहले कौन सी रेखा मिलेगी? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। भारत के दक्षिण में आते हैं तब मिलती है विषुवत रेखा, और ऑस्ट्रेलिया में मकर रेखा के उत्तर में जाएंगे तब विषुवत रेखा मिलेगी। अर्थात तुम लोगों को कंसेप्ट क्लियर होने लगा है। अगर हम ये इस तरीके से ग्लोब बनाए तो बीच में क्या है? भूमध्य रेखा, और ये क्या है? मकर रेखा, और ये क्या है? कर्क रेखा। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर भारत है। यही तो स्थिति है। अब दोनों की स्थिति जो है बिल्कुल एक जैसी ही है, बिल्कुल एक जैसी ही है, तो जलवायु भी उसमें भी समानता पाई जाएगी। और यहाँ पर एक प्रायद्वीप है ऑस्ट्रेलिया का, ये देखो, अगर इसको उल्टा कर दें, इसको इस तरीके से पलट दें, तो ये भारत जैसा बन जाएगा कि नहीं? भारत जैसा बन जाएगा। भारत का जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसी तरीके से हो जाएगा कि नहीं? और भारत के प्रायद्वीप में इधर जो है बे ऑफ बंगाल है, इधर अरब सागर है, इधर हिंद महासागर है। अगर इसको पलट दें, इधर भी सागर है, इधर साइड में पूरब साइड में इसके क्या है? कोरल सी है। इधर क्या है? कोरल सी। और इधर है कारपेंट्रिया की खाड़ी। पश्चिम साइड में क्या है? कारपेंट्रिया की खाड़ी। और मैंने बताया था कि 2 जलराशियों को मिलाने वाली एक होती है, क्या कहलाती है? जल संधि। 2 जलराशियों को मिलाने वाली जलधारा क्या कहलाती है? जल संधि। तो यहाँ पर एक जल संधि है जिसको बोलते हैं टॉरेस जल संधि। कौन सी जल संधि? टॉरेस जल संधि। तो टॉरेस जल संधि जो है ये न्यूगिनी द्वीप को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है। न्यूगिनी द्वीप को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है। अब अगर इसके पहले हम लोग प्रांतों की बात कर लें, तो इसमें बहुत सीधा सीधा आप देख रहे होंगे, बिल्कुल जो है अक्षांश और देशांतर के आधार पे इनमें प्रांतों के जो राज्यों के सीमाओं को बांट दिया गया है। जैसे हमने अफ्रीका में देखा था, उत्तरी अफ्रीका में वहाँ पर जो देश हैं उनके बीच में विभाजन कैसे किया गया है? बिल्कुल जो है सीधी सीधी रेखाओं के माध्यम से। ऐसे ही यहाँ भी सीधी सीधी रेखाओं के माध्यम से राज्यों का विभाजन कर दिया गया। कारण क्या है? वही मरुस्थलीय क्षेत्र, वही मरुस्थलीय क्षेत्र। मरुस्थल हमने वहाँ भी देखा था अफ्रीका महाद्वीप में, और मरुस्थल में ज़्यादा जनसंख्या होती नहीं है, तो वहाँ पर सीमा विवाद उत्पन्न नहीं होता है। अब भारत में ही देख लो, भारत में अगर आप भारत का नक्शा उठा के देखोगे राज्यों का विभाजन जो किया गया है उनकी सीमाओं का, तो इस तरीके सीधी सीधी नहीं मिलेंगी, आड़ी तिरछी हैं सारी रेखाएं। कारण क्या है? हमारे यहाँ सब उपजाऊ क्षेत्र है, खेती होती है, कहीं पर जो है प्लेटो है, पठार है, तो वहाँ पर जो है तमाम खनिज पाए जाते हैं, जनसंख्या हर जगह रहती है भारत में। लेकिन यहाँ पर सीधे सीधे ये वाला क्षेत्र जो है जनसंख्या शून्य है, लगभग जन शून्य है ऑस्ट्रेलिया का। और ये वाला पूरब वाला क्षेत्र जो है यहाँ वर्षा होती है और यहीं पर जनसंख्या ज़्यादा रहती है। इस तट के सहारे जनसंख्या रहती है। तो पहले हम लोग राज्यों को देखते हैं। देखो ये वाला, ये किस क्षेत्र में है? पश्चिम में है। ये वाला पश्चिम में। हमने जो लाल जो लाइन ड्रॉ की है, ये अंदर इसकी क्या दर्शाती है? राज्यों को दर्शाती है। ऑस्ट्रेलिया देश के राज्यों को दर्शाती है। तो इधर पश्चिम है, तो इसको सीधे सीधे इसका नाम रख दिया गया पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। क्या नाम रख दिया गया? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया या वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। और ये उत्तर में है तो इसको उत्तरी ऑस्ट्रेलिया या नॉर्दर्न टेरिटरी बोलते हैं। इसको बोलते हैं नॉर्दर्न टेरिटरी। नॉर्दर्न टेरिटरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश है। ये क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसको नॉर्दर्न टेरिटरी बोलते हैं। और ये दक्षिण में है तो इसको साउदर्न ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? साउदर्न ऑस्ट्रेलिया। लेकिन अब पूरब में जो है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया नहीं है, यहाँ पर है क्वींसलैंड। ये वाला कौन सा राज्य है? क्वींसलैंड। अब इसको आधे भाग को तो 3 भागों में बांटा गया है, इस तरीके से आधे से ज़्यादा भागों को, और इसको भी यहाँ पर 1, 2, 3 भागों में बांट दिया गया है। तो एक है ये क्वींसलैंड, और ये न्यू साउथ वेल्स है। ये क्या है? न्यू साउथ वेल्स। और ये है विक्टोरिया। तो ये राज्य हो गए, 3 राज्य यहाँ हो गए, 4, 5, 6। ये 6 राज्य तो मुख्य भूमि पर हैं, 6 राज्य मुख्य भूमि पर हैं। और एक राज्य जो है इसका तस्मानिया, ये भी एक राज्य है जो मुख्य भूमि से बाहर है। तो 6 राज्य इसके मुख्य भूमि पर हैं, लेकिन एक केंद्र शासित प्रदेश भी है यहाँ पर। उत्तरी टेरिटरी या नॉर्दर्न टेरिटरी एक केंद्र शासित प्रदेश है जो मुख्य भूमि पर है। अगर इन सबको गिना मतलब सम्मिलित रूप से माना जाए तो 7 राज्य, 6 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश
यहीं पर है, बल्कि एक केंद्र शासित प्रदेश जो राजधानी क्षेत्र है, जैसे हमारा दिल्ली, भारत का राजधानी क्षेत्र क्या है? दिल्ली है। दिल्ली है कैपिटल भारत की, और भारत की कैपिटल को क्या कहा जाता है? कौन सा प्रदेश? केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। तो कैनबरा को भी केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया का केंद्र शासित प्रदेश क्या है? कैनबरा है। एक किसी परीक्षा में प्रश्न भी आया था, शायद अभी जो परीक्षा हुई थी टेट पेट में, उसमें पूछा गया था ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, तो उसने दे दिया था मेलबोर्न, सिडनी, कैनबरा। ठीक है, अब सबसे फेमस शहर सिडनी है, तो लोग टिक लगा के आएंगे सिडनी। लेकिन सिडनी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी नहीं है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर है। जैसे भारत का सबसे बड़ा शहर क्या है? मुंबई है, लेकिन मुंबई एक आर्थिक राजधानी है, भारत की जो है पॉलिटिकल राजधानी नहीं है, पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है। ऐसे ही सिडनी यहाँ की जो है एक बड़ा शहर है ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन राजधानी क्या है? कैनबरा। तो कैनबरा को भी क्या कहा गया है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहा गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहा गया है। तो नॉर्दर्न टेरिटरी और कैनबरा ये दो क्या हो गए? केंद्र शासित प्रदेश। और तस्मानिया जो कि बाहर है, जैसे भारत में एक द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप। भारत में क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप, लेकिन वो केंद्र शासित प्रदेश में है। अंडमान निकोबार द्वीप क्या है? केंद्र शासित प्रदेश में है। लेकिन इसका जो तस्मानिया है ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, बल्कि क्या है? फुल राज्य है। ये क्या है? फुल राज्य है। अब यहाँ पर इनकी सबकी राजधानियाँ देख लेते हैं, फिर इसको देखते हैं कि कैसे ये बन गया, बाहर क्यों बन गया। देखो, अगर क्वींसलैंड की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी ब्रिस्बेन। राज्यों की भी राजधानी, जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, ऐसे ही ये कुछ ही राज्य हैं 6-7, तो इनकी राजधानियाँ भी देख लो। तो क्वींसलैंड की राजधानी क्या है? ब्रिस्बेन। न्यू साउथ वेल्स की राजधानी क्या है? सिडनी। और विक्टोरिया की राजधानी है मेलबोर्न। विक्टोरिया की राजधानी है मेलबोर्न। और साउथ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, साउदर्न ऑस्ट्रेलिया की राजधानी एडिलेड। साउदर्न ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है एडिलेड। और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है पर्थ। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है पर्थ। और जो नॉर्दर्न टेरिटरी है इसकी राजधानी है डार्विन। इसकी राजधानी क्या है? डार्विन। अब देखो, इनमें आप इन सब के नाम आपने सुने होंगे। अगर क्रिकेट में रुचि लेते होगे तो ब्रिस्बेन का नाम सुना होगा, सिडनी का नाम सुना होगा, और मेलबोर्न का नाम सुना होगा, एडिलेड का नाम सुना होगा, पर्थ का नाम सुना होगा। इन सब जितने भी ये शहर हैं, इन सब शहरों में क्रिकेट के मैच होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के मैच होते हैं। अब जब ऑस्ट्रेलिया में कोई टेस्ट सीरीज चलती है या कोई इस तरीके से वनडे मैच होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, तो इन शहरों में ही आयोजित की जाती है। इसलिए ये शहर आप जो है सुनते रहते होंगे, हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। तो पर्थ हो गया, या एडिलेड हो गया, या फिर आपका मेलबोर्न हो गया, कैनबरा हो गया, सिडनी हो गया, ब्रिस्बेन हो गया, ये सब जो है क्रिकेट मैच इन सब शहरों में संचालित होते रहते हैं। और जो तस्मानिया है इसकी राजधानी होबार्ट। इसकी राजधानी क्या है? होबार्ट। अगर इसको घड़ी की सुई की दिशा में हम चलें, घड़ी की सुई की दिशा में इन राजधानियों को याद करें तो कैसे याद करेंगे? देखो, कोई बच्चा पहले क्या करता है? बीएससी करता है। पहले क्या करता है? बीएससी करता है। फिर क्या करेगा? एमए करेगा। फिर क्या करेगा? पीएचडी करेगा। तो बीएससी, बी मतलब ब्रिस्बेन, और एस मतलब सिडनी, सी मतलब कैनबरा। तो ये क्या हो गया? बीएससी हो गया। और उसके बाद में एमए मेलबोर्न और एडिलेड, मेलबोर्न और एडिलेड। और पीएचडी, इसमें एच यहाँ आ गया, होबर्ट वाला एच यहाँ आ गया, तो ये पर्थ हो गया, और ये क्या हो गया? होबर्ट। वैसे जो है इसमें पर्थ में भी एच आता है, और पीएचडी में भी जो है पीएच ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये पर्थ वाला पीएच हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आप होबर्ट को रख सकते हो एच में। और डी क्या हो गया? डार्विन। तो इस तरीके से घड़ी की सुई की दिशा के अनुकूल आप इन राज्यों की राजधानी को आप आसानी से याद कर सकते हो। ठीक है, एमएससी, एमए, पीएचडी, इसके आधार पे आप इनकी राजधानियों को याद कर सकते हो, क्योंकि ये मुख्य शहर हैं, प्रमुख शहर हैं, और इन शहरों में जो है क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ करते हैं, तो इनको याद रखना जरूरी है। अब देखो, इनके नाम भी, इधर के नाम जैसे क्वींसलैंड हो गया, न्यू साउथ वेल्स हो गया। साउथ वेल्स, अब वैसे आपने वेल्स सुना होगा, वेल्स सुना होगा। वेल्स कहाँ है? इंग्लैंड में है। वेल्स जो आपका यूनाइटेड किंगडम है वहाँ पर है। मैंने पढ़ाया था, यूरोप महाद्वीप पढ़ा रहे थे तो उसमें इंग्लैंड भी पढ़ाया था, ग्रेट ब्रिटेन भी पढ़ाया था, और यूनाइटेड किंगडम भी पढ़ाया था। तो वहाँ पर वेल्स वहीं पर है। तो ये सब इन महाद्वीपों की खोज किसने की थी? यूरोपियंस ने की थी। एक तस्मान सबसे पहले आता है भारत, तो तस्मान ने खोज की, उसी के नाम के आधार पे तस्मानिया पड़ गया, उसी के नाम के आधार पे तस्मानिया पड़ गया। और उसके बाद में
एक कैप्टन कुक नाविक आता है, कैप्टन कुक आता है, उसने खोज की। वो न्यूजीलैंड, वो कुछ इस तरीके से आता है, यहाँ से चलता है और देखो ये इधर न्यूजीलैंड पड़ता है, तो ये इधर से चलता है इस तरफ से घूमते घूमते, और न्यूजीलैंड के बीच में 2 द्वीप है। न्यूजीलैंड में बीच में 2 द्वीप है, उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड, उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप। तो इसके बीच में एक जलसंधि है, इसके बीच में एक जलसंधि है जो दोनों द्वीपों को अलग करती है, उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप को। तो यहाँ से घुसा था कौन? कैप्टन कुक अपना जहाज लेकर के इसी में से घुस गया था। तो इसीलिए इस जो जलसंधि है इसका नाम क्या रख दिया गया? कुक जलसंधि। क्या नाम रख दिया गया? कुक जलसंधि। और तस्मानिया पहुंचा था जो है तस्मान महोदय, तो इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया? तस्मानिया। और जो ये वाला ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड है, इसके बीच में एक सागर है, तो उसी तस्मान के नाम से इस सागर का नाम रख दिया गया तस्मान सागर। इस सागर का नाम रख दिया गया तस्मान सागर। और इसके पश्चिम में पूरब साइड में, इसके पूरब साइड में कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। और पश्चिम में हिंद महासागर है, पश्चिम में हिंद महासागर है। दक्षिण में दक्षिणी महासागर या साउदर्न ओशन है। और उत्तर में भी इसका जो है प्रशांत वाला हिस्सा आ जाता है और हिंद महासागर, ये दोनों मिल रहे हैं होते हैं। लेकिन अगर सीज की बात करें, सागरों की बात करें, भाई इनमें सब में छोटे छोटे सागर भी हैं इनके बीच, महासागरों के बीच में। यहाँ पर कोरल मूंगे की जो है एक बहुत बड़ी द्वीपों की श्रृंखला पाई जाती है मूंगों की, तो इसीलिए यहाँ पर जो सागर है उसको बोलते हैं कोरल सी। क्या बोलते हैं? कोरल सी। तो यहाँ पर कोरल सी है। जो विक्टोरिया जो क्वींसलैंड राज्य है, क्वींसलैंड राज्य के पूरब साइड में कौन सा सागर है? कोरल सागर। कौन सा सागर है? कोरल सागर। और इधर जो सागर है इसको कहते हैं अरफुरा सी। कौन सा सी कहते हैं? अरफुरा सी। अरफुरा सी। अब जो ये केप यॉर्न है, इसको केप यॉर्न बोलते हैं, जो भारत जैसा है, जो भारत जैसा है। ये अब चूंकि भारत जो है बंगाल की खाड़ी, दक्षिणी वाला हिस्सा, प्रायद्वीपीय हिस्सा बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से घिरा हुआ है, तो ये केप यॉर्न जो है ये कोरल सी, पूरब में क्या है? कोरल सी। और पश्चिम में भी ये एक खाड़ी है, पश्चिम में एक खाड़ी है जिसको बोलते हैं कारपेंट्रिया की खाड़ी, जिसको बोलते हैं कारपेंट्रिया की खाड़ी। देखो हमने बताया था गल्फ, बे, बाइट, तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। तो गल्फ जो होता है वो थोड़ा सा कम चौड़ा होता है, और बे होता है उससे ज़्यादा चौड़ा होता है, और बाइट जो होता है और ज़्यादा चौड़ा हो जाता है। यहाँ पर ये देखो ये ज़्यादा चौड़ा है, तो ये इसका नाम है बाइट। ये है बाइट है, ऑस्ट्रेलियन बाइट है। ये कौन से बाइट है? ऑस्ट्रेलियन, साउथ ऑस्ट्रेलियन बाइट है। तो ये है कारपेंट्रिया की खाड़ी। ये क्या है? कारपेंट्रिया की खाड़ी। अब यहाँ इसको याद कर सकते हो, कारपेंटर शब्द से बना है। कारपेंटर क्या करता है? बढ़ई का काम करता है। तो यहाँ पर बढ़ई की खाड़ी है, हिंदी में मत लिख देना बढ़ई की खाड़ी, लेकिन अंग्रेजी में क्या है इसकी? कारपेंट्रिया की खाड़ी। तो जो इसका प्रायद्वीपीय भाग, अब ये प्रायद्वीपीय भाग इसको बोलते हैं केप यॉर्न। क्या बोलते हैं? केप यॉर्न। ठीक है, तो ये प्रायद्वीपीय भाग केप यॉर्न भारत के प्रायद्वीपीय भाग की तरीके से है। अब ये जो है आपका मकर रेखा है, मकर रेखा के उत्तर में ये कौन सा कटिबंध होगा? उष्ण कटिबंध होगा। जैसे भारत में कर्क रेखा के दक्षिण वाला उष्ण कटिबंध है, और वहाँ पर वर्षा कौन सी होती है? मानसूनी होती है, जो गर्मियों में होती है। तो यहाँ पर भी वर्षा कौन सी होती है? मानसूनी होती है, और जो गर्मियों में होती है। कारण क्या है? इसके तट के सहारे एक पर्वत है, इसके तट के सहारे एक पर्वत श्रृंखला है जो इस तरीके से उत्तर से दक्षिण फैली हुई है। भारत में भी उत्तर में एक पर्वत की श्रृंखला है, हिमालय के नाम से जानी जाती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में पूरब में पर्वत की श्रृंखला है। कहाँ पर है? पूरब में, जिसको बोलते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। जिसको क्या कहते हैं? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो इसमें देखो ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर शब्दों में ग्रेट शब्द आएगा, ज़्यादातर चीज़ों में जो ज़्यादातर नाम है उनमें ग्रेट नाम आता है ऑस्ट्रेलिया में, ये इसकी पहचान है। कारण क्या है कि यहाँ पर सब कुछ महान ही महान है, हर चीज़ जो कुछ भी है सब महान है। और यहाँ वास्तव में यहाँ इसकी खोज भी यूरोपियंस ने की है। अभी देखे होंगे यहाँ के जो खिलाड़ी टीम आते हैं खेलने के लिए वो भी गोरे गोरे भभूके होते हैं ना, लेकिन यहाँ तो जो है हमारे जैसे रंग के होने चाहिए, क्योंकि यहाँ की क्लाइमेट हमारी जैसी है। लेकिन यहाँ के गोरे क्यों हैं? क्योंकि वही सब यूरोपियंस आकर के अंग्रेज यहाँ करके बस गए हैं, वही रहते हैं। भारत एक हमारा ऐसा देश है जहाँ से परमानेंट अंग्रेजों ने आज़ाद करके 200 वर्षों में छोड़ करके चले गए थे। जो यहाँ के लोग जो बचे हुए थे वास्तव में, जो जिनको एंग्लो इंडियंस कहते हैं, जिनको क्या कहते हैं? एंग्लो इंडियंस। अर्थात
अंग्रेज या तो मतलब इंग्लैंड के या तो महिला रही होगी, भारत का पुरुष रहा होगा, तो उनके जो जन्मे बच्चे होते हैं जो यहाँ पैदा हुए यहीं बस गए, तो उनको क्या कहा गया? एंग्लो इंडियंस। अभी तक एंग्लो इंडियंस को जो है लोकसभा में 2 सीटों का प्रावधान किया था। राष्ट्रपति महोदय 2 सीट एंग्लो इंडियंस को देते थे, लेकिन संविधान संशोधन करके उनका ख़त्म कर दिया गया कि अब कोई एंग्लो इंडियन नहीं है, उनकी सीटें ख़त्म हो गई। अभी संशोधन करके पिछले साल 2019 में ख़त्म कर दिया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ज़्यादातर इस, और इनके नाम भी सब उसी के अंग्रेज़ों के नाम से ही मिलते जुलते हैं। तो ये ऐसा ही मतलब महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है जो केप यॉर्न से लेकर के और दक्षिण में विक्टोरिया तक ये फैला हुआ है, दक्षिण में विक्टोरिया तक फैला हुआ है। अब विक्टोरिया कौन थी? विक्टोरिया एक महारानी थी। विक्टोरिया के नाम पर जो है इसका राज्य का भी नाम पड़ गया विक्टोरिया। तो इस तरीके से विक्टोरिया तक फैला हुआ है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और इसके विक्टोरिया महारानी थी, बता तो रहे हैं। हाँ महारानी थी। नहीं वो इंग्लैंड की थी, विक्टोरिया इंग्लैंड की थी। हाँ इंग्लैंड की थी, महारानी थी। जैसे एलिजाबेथ हुई हैं ऐसे विक्टोरिया भी महारानी हुई हैं इंग्लैंड में। तो इस तरीके, हाँ महारानी विक्टोरिया याद आ गया होगा। तो महारानी विक्टोरिया के नाम से इस राज्य का नाम भी विक्टोरिया राज्य रख दिया गया। तो ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अब यहाँ पर मानसूनी हवाएं कोरल सी से चलती हैं। मानसूनी हवाएं किधर से चलती हैं? कोरल सी से। भारत में मानसूनी हवाएं चलती हैं बंगाल की खाड़ी से और अरब सागर से। मानसून हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे। और यहाँ पर मानसूनी हवाएं जो है चलती हैं कोरल सी से और कारपेंट्रिया की खाड़ी से। तो केप यॉर्न पे गर्मियों में वर्षा होती है और इसके पूरब साइड में यहाँ इस तट में भी वर्षा होती है। इस तट में भी वर्षा होती है। कारण क्या है? यहाँ पर एक पर्वत है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। अब इस पर्वत से टकरा करके इस क्षेत्र में तो वर्षा हो जाती है और इधर का क्षेत्र क्या रह जाता है? सूखा रह जाता है। इधर का क्षेत्र सूखा रह जाता है। लेकिन अब यहीं से सूखना थोड़े नहीं शुरू होगा। कुछ हवाएं अभी बहुत ऊंचा नहीं, हिमालय जितना ऊंचा थोड़े नहीं है। इसकी जो है सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट कोसिस्को, ऑस्ट्रेलिया देश की सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोसिस्को। वो सिसकता रहता है, रोता रहता है, तो उसका नाम रख दिया गया है माउंट कोसिस्को। माउंट कोसिस्को इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसी की 2200 कुछ है, 2260 या 2200 कुछ मीटर है ऊंची। तो बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं है। और हमारे हिमालय 8848 मीटर ऊंची लेकर के जो है एवरेस्ट शिखर है यहाँ पर। तो ये तो उसके आगे बच्चा है। तो इतनी ऊंची नहीं, इसलिए जो ये हवाएं हैं वर्षा वाली वो इसकी तरफ भी आकर के इस क्षेत्र में भी थोड़ी बहुत वर्षा कराती हैं। लेकिन जैसे जैसे पश्चिम की तरफ जाएंगे वैसे वैसे ये क्षेत्र क्या होता जाएगा? सूखा होता जाएगा। तो इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में जो पश्चिमी क्षेत्र है ये वाला हिस्सा सब क्या है? मरुस्थलीय है। सब क्या है? शुष्क है और मरुस्थलीय है। क्योंकि मकर रेखा भी है। मैंने बताया था जितने भी दुनिया के मरुस्थल हैं वो या तो कर्क रेखा पे पाए जाएंगे या मकर रेखा पे पाए जाएंगे। तो ये पश्चिम वाला, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिम वाला हिस्सा सब शुष्क है, सब मरुस्थलीय है। तो अब जब मरुस्थलीय है तो यहाँ पर लोग भी कम रहते हैं, यहाँ पर लोग भी कम रहते हैं। तो इसीलिए मरुस्थल है, पानी की कमी है मरुस्थल में, तो इसीलिए इसको कहा जाता है प्यासे देश की भूमि। ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं प्यासे देश की भूमि। यहाँ पर पानी की कमी है तो इसको प्यासे देश की भूमि कहते हैं। और हम लोग जो है इसमें कारपेंट्रिया की सागर हो गया, ये पढ़ रहे थे, कारपेंट्रिया की खाड़ी हो गया। और यहाँ पे आराफुरा सी है, यहाँ पर क्या है? आराफुरा सी है। और यहाँ पर एक खाड़ी है, यहाँ पर पर्थ के बगल में ये खाड़ी देख रहे हो ये जो है। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर ज्योग्राफी की खाड़ी है। यहाँ पर किसकी खाड़ी है? ज्योग्राफी की खाड़ी है। बे ऑफ ज्योग्राफी कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। तो प्रश्न आएगा ज्योग्राफी की खाड़ी, भूगोल की खाड़ी कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। भूगोल बहुत पढ़ लिया लेकिन खाड़ी भूगोल की अभी तक नहीं मिली थी, अब मिली है। तो वो कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया में भूगोल की खाड़ी, ये वाली खाड़ी जो है कौन सी खाड़ी है? भूगोल की खाड़ी है, ज्योग्राफी बे भूगोल की खाड़ी यहाँ पर। और ये साउथ ऑस्ट्रेलियन बाइट, ये बड़ा सा है जो, ये क्या है? तलवार की भांति जो है साउथ ऑस्ट्रेलियन बाइट है। और यहाँ पर है स्पेंसर की खाड़ी। यहाँ पर क्या है? स्पेंसर की खाड़ी। ये खाड़ी हैं छोटी छोटी, जो कि इसकी साउथ ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है एडिलेड, इसी खाड़ी के तटीय क्षेत्र पर बसा हुआ है। इसी खाड़ी के तटीय क्षेत्र पर बसा हुआ है। अब इसमें जब मरुस्थल है और कुछ छोटे छोटे पहाड़ी भी,
पहाड़ी और पठारी भी हैं, छोटे छोटे पहाड़ी और पठारी हैं। देखो पर्वत, पठार, पहाड़ी और जो है पहाड़, इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर होता है बेसिक, मतलब ऊंचाई के आधार पर। ये तो हो गया हमारा क्या, मैदान। ये क्या हो गया, मैदान। अंडुलेटिंग होता है जो मतलब एकदम बिल्कुल सपाट नहीं होता है एक मेज की तरीके से, लेकिन जो है मैदान होता है तो जो है प्लेन होता है, तो इसीलिए उसको प्लेन कहते हैं। लेकिन इसका ऊंचा उठा हुआ भाग थोड़ा थोड़ा तो ऐसे लगभग 400-500 मीटर ऊंचा उठा हुआ भाग, ये समुद्र तल से लगभग 150-200 मीटर 300 मीटर तक ऊंचा उठा होगा तो क्या हो गया, मैदान। इससे 400-500 मीटर ऊंचा उठा होगा तो पठार हो गया, और इससे थोड़ा सा और ऊंचा उठा होगा 400-500 तो वो पहाड़ी हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, पहाड़ी। और 1000 मीटर तक ऊंचा उठा हुआ क्या हो जाएगा, पहाड़ हो जाएगा। पहाड़ी, पठार, पहाड़ी और वो पहाड़ और मतलब पहाड़ तो ऊपर है, फिर पहाड़ी छोटी है पहाड़ से। तो इस तरीके से ये है। तो ऐसे ही इसमें जो है कुछ जो है छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं और क्या है, पठार हैं। तो उन पहाड़ी और पठारों के बीच में मरुस्थल पाए जाते हैं। मरुस्थल की बात करें तो पश्चिम साइड में यहाँ पर जो है सबसे बड़ा मरुस्थल जो इसका है ग्रेट सैंडी डिजर्ट है। कौन सा डिजर्ट है, ग्रेट सैंडी डिजर्ट। यहाँ पर एक डिजर्ट है जिसका नाम है ग्रेट सैंडी डिजर्ट। अब सैंड मतलब क्या होता है, बालू। सैंड का मतलब क्या होता है, बालू। तो सबसे ज़्यादा बालुओं वाला मरुस्थल कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट सैंडी डिजर्ट। उसी के नाम पर ही इसका नाम रख दिया गया, ग्रेट सैंडी डिजर्ट। क्या नाम रख दिया गया, ग्रेट सैंडी डिजर्ट। तो यहाँ पर है ग्रेट सैंडी डिजर्ट और इसके नीचे है गिब्सन डिजर्ट। इसके नीचे क्या है, गिब्सन डिजर्ट। तो ग्रेट सैंडी डिजर्ट हो गया और क्या हो गया, गिब्सन डिजर्ट। ग्रेट सैंडी डिजर्ट और गिब्सन डिजर्ट, ठीक है, याद रखना, ग्रेट सैंडी डिजर्ट और गिब्सन डिजर्ट। और इधर आएंगे तो यहाँ पर एक डिजर्ट है इधर साइड में, और इसमें इसके ऊपर एक पठारी क्षेत्र है जिसको बोलते हैं किम्बरले का पठार। किम्बरले का पठार, कौन सा पठार, किम्बरले का पठार। तो ये पठारी क्षेत्र भी है। इस पठारी क्षेत्र से नीचे कौन सा मरुस्थल है, ग्रेट सैंडी मरुस्थल है। ग्रेट सैंडी मरुस्थल जो महान बालुओं का मरुस्थल है। तो ये छोटे छोटे इनसे घिरा हुआ। और यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है जिसको बोलते हैं डार्लिंग पर्वत। जिसको क्या बोलते हैं, डार्लिंग पर्वत, ठीक है। तो यहाँ पर डार्लिंग पर्वत है। अरे वो डार्लिंग उस नाम है इसका। यहाँ पर डार्विन है, यहाँ पर कौन है, डार्विन है। डार्विन तो क्या है, नॉर्दर्न टेरिटरी की क्या है, राजधानी है। डार्विन नॉर्दर्न टेरिटरी की क्या है, राजधानी है। लेकिन यहाँ पर डार्लिंग जो है पर्वत श्रेणी है, वही पहाड़ी टाइप की। और यहाँ पर एक नदी भी है, डार्लिंग नाम की एक नदी भी है। तो यहाँ डार्लिंग ज़्यादा है। अब ये अंग्रेज आए होंगे यहाँ मिलने अपनी डार्लिंग से, तो नाम रख दिया डार्लिंग नाम रख दिया होगा, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग जो है इनके डिजर्ट के बारे। तो यहाँ किम्बरले का पठार है और उसके नीचे क्या है, ग्रेट सैंडी डिजर्ट है। और इसके नीचे क्या है, गिब्सन का डिजर्ट, गिब्सन का मरुस्थल। यहाँ विक्टोरिया राज्य है तो यहाँ पर ग्रेट विक्टोरियन डिजर्ट है। यहाँ पर क्या है, ग्रेट विक्टोरियन डिजर्ट। तो इस तरीके से 3 बड़े बड़े डिजर्ट्स हैं इस पश्चिम साइड में। पश्चिम साइड में कौन कौन से, इनके नाम आपको याद रखने हैं, ग्रेट सैंडी डिजर्ट और गिब्सन डिजर्ट और ग्रेट विक्टोरियन डिजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट। तो ये इस तरीके से श्रृंखला पाई जाती है। और इसके किम्बरले के पठार के पूरब साइड में यहाँ पर एक पठार है जिसको बोलते हैं बर्कले का पठार। कौन सा पठार, बर्कले का पठार। किम्बरले का पठार और बर्कले का पठार, किम्बरले का पठार और बर्कले का पठार। हाँ, यहाँ पर एक डिजर्ट है जिसका नाम है तनामी डिजर्ट। यहाँ पर एक डिजर्ट है जिसका नाम है तनामी। तो बर्कले पठार है, उसके नीचे है तनामी मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल, तनामी मरुस्थल। श्रेणी है मैकडोनल, एक श्रेणी है मैकडोनल की श्रेणी है, मैकडोनल की श्रेणी है। ग्रेट डिवाइडिंग जितनी ऊंची नहीं है, वही पहाड़ी टाइप की, तो इसको बोलते हैं मैकडोनल की श्रेणी। और मैकडोनल एक वो भी आता है, ब्रांड भी आती है, ब्रांड आती है मैकडोनल की, तो उसके नाम से याद रखना। ये सब नाम इसलिए लेते हैं कि याद रहे। तो मैकडोनल की जो है अंग्रेजी शराब आती है, तो वो उसके नाम से जो है यहाँ पर, उस शराब के नाम से नहीं खैर, लेकिन यहाँ पर एक श्रेणी है मैकडोनल्ड श्रेणी। तो बर्कले और मैकडोनल्ड के बीच में कौन सा मरुस्थल है, तनामी का मरुस्थल। नीचे मैकडोनल्ड के नीचे एक मरुस्थल है सिम्पसन का मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है, सिम्पसन का मरुस्थल। और इधर थोड़ा सा आओगे तो यहाँ पर है स्टुअर्ट का मरुस्थल। यहाँ पर क्या है, स्टुअर्ट का मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल, स्टुअर्ट। तो ये मुख्य जो मरुस्थल है वो हमने बताएं।
पश्चिम साइड में ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट। और थोड़ा सा पूरब आएंगे इनके पूरब, हालांकि ये भी पश्चिम में ही है लेकिन इन डेजर्ट्स के पूरब में है। तो यहाँ पर बर्कले का पठार है, उसके नीचे है तनामी डेजर्ट, उसके नीचे है मैकडोनल्ड सेनेडी, और उसके नीचे है सिम्पसन का मरुस्थल, और उसके नीचे है स्टुअर्ट का मरुस्थल। तो ये मरुस्थल अगर बात करें तो 3 मरुस्थलों की श्रृंखला इधर भी पाई जाती है, तनामी मरुस्थल, सिम्पसन मरुस्थल और स्टुअर्ट मरुस्थल। तो इनके नाम आपको याद होने चाहिए ऑस्ट्रेलिया के। तो इसीलिए तो इसको क्या कहा गया, प्यासी देश की भूमि। बहुत सारे मरुस्थल हैं, अब इन सब मरुस्थलों को जोड़ देंगे आपस में तो ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल हो जाएगा। और दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मरुस्थल कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल। ये सब कहलाता है, सारा मिला करके क्या कहलाता है, ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल। तो सबसे बड़ा मरुस्थल हमने कल देखा था, किसमें है, अफ्रीका में सहारा का मरुस्थल है सबसे बड़ा, और दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल। भाई ये सब मिला देंगे सारा तो एक ऑस्ट्रेलिया का एक बड़ा सा मरुस्थल हो जाएगा, क्योंकि इनके क्षेत्रीय नाम है जो इस तरीके से है आपका सैंडी डेजर्ट और गिब्सन डेजर्ट, विक्टोरियन डेजर्ट, ठीक है, तनामी डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट, स्टुअर्ट डेजर्ट। अब इस स्टुअर्ट डेजर्ट में एक झील पाई जाती है, एक झील पाई जाती है स्टुअर्ट डेजर्ट में, एक झील है जिसको बोलते हैं आयर झील। क्या बोलते हैं, आयर झील। स्टुअर्ट जो मरुस्थल है उस मरुस्थल में एक झील पाई जाती है जिसको कहते हैं आयर झील। अब जब मरुस्थल है, मरुस्थल में झील होगी तो वहाँ पर पानी क्या रहेगा, सूखा रहेगा। उस झील में पानी अक्सर वाष्पीकृत हो जाएगा, सूख जाएगा। तो यहाँ पर वैसे ये जो इधर छोटी छोटी नदियाँ आती हैं तो इसी झील में अपना जल गिराती हैं, और यहाँ पर जल गिराती हैं तो वो सब जो किसी ऐसे झील में जल गिराएं जहाँ पर जल उसका सूख जाए। तो फिर जैसे भारत में कच्छ का रण है, भारत में क्या है, कच्छ का रण है। कच्छ का रण में बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ जो है गुजरात की, राजस्थान की अपना जल ले जाकर गिराती हैं। ऐसे ही यहाँ पर जो झील है, इस झील में ला करके जो आंतरिक जल प्रवाह बनाती हैं वो सब जल अपनी नदियाँ अपना जल ला करके इसी झील में जल गिरा देती हैं। तो इस तरीके ये, और ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे जो है निचली भूमि है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे निचली भूमि है जो लगभग समुद्र तल से 12 मीटर नीचे है। आयर झील समुद्र तल से 12 मीटर नीचे है। तो इसी बीच में ये निम्न भूमि कहलाता है। ये पूरा क्या कहलाता है, निम्न भूमि। इधर हमने देखा पर्वत, तो इसका ढाल इस तरफ मिलेगा, इधर यहाँ से ढाल इधर जाएगा, बीच में निम्न भूमि है, यहाँ पर क्या है, उच्च भूमि है। जो पर्वत है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और पठारों और मरुस्थलों के बीच में एक निम्न भूमि है जिसको बोलते हैं मैदान, जिसको क्या बोलते हैं, मैदान। तो इस मैदान में जो है बड़े बड़े उत्सरूप कूप पाए जाते हैं, उत्सरूप कूप, आर्टिजन वेल। अब ये क्या होता है, कौन सी बला होती है, उत्सरूप कूप। कूप मतलब क्या होता है, कुएं। कूप मतलब कुएं, और ऐसे कुएं जिसमें पानी अपने आप बाहर निकलता हो, जिसमें पानी अपने आप बाहर निकलता हो तो उसको कहते हैं उत्सरूप। उसको क्या बोलते हैं, उत्सरूप या आर्टेजियन। अब ये पानी यहाँ से बाहर क्यों निकलता है, देखो जितना वर्षा होती है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पे आकर के जो है यहाँ पर भर जाता है। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो बना है ये हिमालय पर्वत की भांति ही बना है, नवीन मोड़दार पर्वत है, और इसमें नीचे पानी भरा हुआ है। भाई यहाँ पर पहले क्या था, एक जो है मलबा युक्त जो है सागर था। जैसे हिमालय पर्वत जहाँ बना है वहाँ पर एक टेथीज सागर नामक मलबा युक्त एक सागर था, और उस टेथीज सागर में अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड की नदियाँ अपना जल गिराती थी। फिर धीरे धीरे अंगारा लैंड उत्तर में और गोंडवाना लैंड दक्षिण के दोनों जब आपस से टकराए तो टेथीज सागर का मलबा उठ गया और हिमालय बन गया। तो जल कहाँ चला गया, नीचे हिमालय के जड़ों में चला गया। तो ऐसे ही जब इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का निर्माण हुआ तो यहाँ जो जलीय भाग था वो इसमें समाहित हो गया। अब ये जल कहीं ना कहीं तो निकलेगा, कहीं ना कहीं निकलेगा। तो इस वाले निम्न भूमि में प्रेशर पड़ता है ऊपर से पहाड़ों का, तो यहाँ जो नसें हैं इनकी, समुद्र की नसें, मतलब समुद्र कह रहा हूँ, जमीन की जो नसें हैं, धारियाँ हैं, उन धारियों से जल बहता है और यहाँ ऊपर निकलते रहते हैं, ऊपर निकलते रहते हैं। तो ऐसे हजारों जो है उत्सरूप कूप इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इसीलिए इसको बोलते हैं ग्रेट आर्टेजियन प्लेन, ग्रेट आर्टेजियन जो है प्लेन बोलते हैं इसको। तो ये महान आर्टेजियन वेल्स या मैदान, वेल्स का मैदान है, आर्टेजियन उत्सरूप कूप का ये मैदान है। तो ये कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो इसके बनने का तरीका भी हमने बता दिया।
क्यों? क्योंकि इसके बगल में ही ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। और जब ये बन रहा था पर्वत जो है दो जो है भूखंडों के टकराने से तो पर्वत का निर्माण हुआ, और उसके कारण जो यहाँ का मलबा भाग था, जलीय भाग था, वो नीचे समाहित हो गया, और वही जो है प्रेशर डालता है, उसकी वजह से यहाँ पर उत्सरूप कूप बन जाते हैं। और हजारों उत्सरूप कूप हैं, इसीलिए इसको ग्रेट आर्टेजियन वेल कहते हैं। ग्रेट आर्टेजियन वेल वाले क्षेत्र कहलाते हैं ये। तो ये निम्न भूमि है। अब इसी में आयर झील एक सबसे निचली भूमि है। आयरलैंड और आयर भूमि सबसे निचली झील है। तो ये लगभग 12 मीटर समुद्र तल से नीचा है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का या ऑस्ट्रेलिया देश का सबसे निचला क्षेत्र कौन सा है? आयर झील है। तो ये याद रखना। तो इस तरीके से ये जो है कुछ फिजिकल चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर जो तस्मानिया है, तस्मानिया जो मुख्य भूमि है, अब ये यही ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। इसी का दक्षिण का भाग जो समुद्र में आकर निकलता है महासागर में, उसको कहते हैं तस्मानिया। तो तस्मानिया एक्चुअली क्या चीज़ है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का ही दक्षिणी भाग है। जैसे भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो वो हिमालय का दक्षिण तक फैला हुआ भाग है। जब हम हिमालय की उत्पत्ति पढ़ाएंगे तो वहाँ पर बताएंगे किस तरीके से जो अंडमान निकोबार द्वीप हैं वो कैसे बने हैं, हिमालय के दक्षिणतम फैला हुआ भाग है। ऐसे ही ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का दक्षिणतम फैला हुआ भाग क्या है? तस्मानिया है। क्या है? तस्मानिया है, जो इसका एक राज्य है। और ये किससे अलग होता है? ये इसके बीच में ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूमि यानी विक्टोरिया और तस्मानिया के बीच में, विक्टोरिया और तस्मानिया के बीच में एक जल संधि है। एक जल संधि है जिसको बोलते हैं बास जल संधि। कौन सी जल संधि? BASS, बास जल संधि। तो बास स्ट्रेट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बास स्ट्रेट। तो यहाँ पर 2 ही 3 स्ट्रेट महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर हमने देखा टोरेस जल संधि, जो कि पापुआ न्यू गिनी को केप यॉर्क से अलग करता है। केप यॉर्क जो भारत जैसा बना हुआ ऑस्ट्रेलिया का जो है प्रायद्वीपीय भाग है, तो इसको कौन अलग करता है? टोरेस जल संधि। और तस्मानिया को विक्टोरिया से अलग करता है बास जल संधि। और उत्तरी द्वीप को दक्षिणी द्वीप से अलग करता है न्यूजीलैंड में कौन सा? कुक स्ट्रेट या कुक जल संधि। तो ये 3 जल संधि, इनको हमको नाम याद रखना है। टोरेस जल संधि, बास जल संधि और कुक जल संधि। अब इसका कुक नाम क्यों पड़ा? क्योंकि कुक महोदय खोज गए थे, इसलिए कुक नाम पड़ा। और यहीं पर जो क्वींसलैंड है उसके पूर्व साइड में जो कोरल सी है, कौन सा सी है? कोरल सी। कोरल सी में एक जो है बहुत लंबी विस्तृत एक कोरल द्वीपीय समूह पाया जाता है, जिसको जो है ग्रेट कोरल रीफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेट बैरियर रीफ या ग्रेट कोरल रीफ। तो इसको ग्रेट बैरियर रीफ, अब ये कैसे बनता है इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, नहीं तो समुद्र विज्ञान में हम अच्छी तरीके से समझाएंगे। ये जो रीफ्स होते हैं, कोरल रीफ्स होते हैं, ये कैसे बनते हैं? कोरल नामक एक जीव होता है। कोरल नामक एक जीव होता है। आपने अपने तालाब में देखा होगा, तालाबों में देखा होगा कि जब तालाब का पानी सूख जाता है या वर्षा होता है तो तालाब का पानी ओवरफ्लो हो जाता है, तो उसमें से कुछ जो है छोटे छोटे सीपी और शंख निकल आते हैं बाहर। देखा है ना? सीप बोलते हैं, शंख छोटे छोटे शंखी बोलते हैं। हम लोग तो उसको जब क्या करते थे, उसमें कीड़े सूख जाते थे तो उनको निकाल देते थे, फिर जो है उसके खेलते थे, ऐसे कंचा पंचा टाइप का खेलते थे। ठीक है, तो उसी टाइप के समुद्र में जीव पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं कोरल्स बोलते हैं, जिसको प्रवाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रवाल। अब ये एक प्रवाल नहीं होते, प्रवालों की पूरी कॉलोनी होती है। प्रवालों की पूरी समुद्र में क्या होती है? कॉलोनी होती है। और जो ये बहुत नाजुक होते हैं, प्रवाल जो होते हैं क्या? बहुत नाजुक होते हैं। तो अपने नाजुक शरीर को बचाने के लिए ये चूने का आवरण बनाते हैं। अपने शरीर के चारों तरफ चूने का क्या बनाते हैं? आवरण बनाते हैं। जैसे कछुआ होता है, तो कछुआ के ऊपरी हिस्से पे आप चाहे जितना मारो पीटो, लेकिन कछुआ मरेगा नहीं, क्योंकि उसने तो बहुत बड़ा खोल बना लिया है, खोली बना लिया है। ऐसे ही जो कोरल्स होते हैं, प्रवाल होते हैं, वो अपने चारों तरफ जो है कैल्शियम के क्या बना लेते हैं? खोल बना लेते हैं, आवरण बना लेते हैं, और उसके अंदर रहते हैं। तो धीरे धीरे करके उनका भी एक लाइफ साइकिल है, धीरे धीरे करके वो भी मरते जाते हैं। तो जब मरते जाते हैं तो वो उनके आवरण क्या होते जाते हैं? जमा होते जाते हैं। उनके आवरण क्या होते जाते हैं? जमा होते जाते हैं। तो जमा होते होते एक चट्टान का रूप धारण कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं मूंगे का चट्टान। क्या बोलते हैं? मूंगे का चट्टान, या उसको प्रवाल भित्तियाँ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रवाल भित्तियाँ या कोरल रीफ्स बोलते हैं। तो यही कोरल रीफ्स यहाँ पर जमा हो गए हैं
लंबे लंबे लगभग 1900 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण ये दुनिया का सबसे बड़ा बैरियर रीफ है। अब बैरियर का मतलब क्या होता है, जब हम ट्रक लेकर के या बस लेकर के या गाड़ी लेकर के सड़क पे चलते हैं तो पहले क्या लगते थे, बैरियर्स लगाए होते थे, बांस वाले, इस तरीके से बैरियर्स होते थे। बैरियर्स का मतलब अवरोध। तो ये अवरोध बन गया है पूर्वी तट के सहारे, ऑस्ट्रेलिया के खास करके क्वींसलैंड के पूर्वी तट के सहारे एक बैरियर अवरोध बन गया है, किसका, कोरल्स का। तो इसीलिए इसको बोलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ ग्रेट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 1900 किलोमीटर लंबा है, लगभग 1900 से भी अधिक किलोमीटर लंबा है। और इसीलिए जो यहाँ का सागर है वो कहलाता है कोरल सी। क्या कहलाता है, कोरल सी। तो यहाँ कुछ महत्वपूर्ण जो सागर थे वो भी हमने देख लिया, कोरल सी, तस्मान सी, अरापुरा सी, ठीक, तस्मान सी, अरापुरा सी। और इसके पूर्व में जाओगे तो तिमोर सी है, एशिया वाले भाग में तिमोर सी, पूर्व नहीं पश्चिम, इधर पश्चिम, तो तिमोर सी है। तो इस तरीके से ये सब ऑस्ट्रेलिया की बातें हो गई। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर तस्मान सी से अलग एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है न्यूजीलैंड। देखो, इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा इनकी नदियों के बारे में चर्चा कर लें, नदी छूट रहा है। यहाँ पर दो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, यहाँ पर दो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं और इन्हीं से प्रश्न आता है। एक नदी है मर्रे, एक नदी है डार्लिंग। यहाँ से चलती है मर्रे, यहाँ से चलती है मर्रे और ये चलती है डार्लिंग। यहाँ पर क्या था, डार्लिंग रेंज था, यहाँ पर क्या था, डार्लिंग रेंज था और यहाँ पर डार्लिंग नदी है। ये दोनों डार्लिंग और मर्रे नदियाँ जब मिल जाती हैं तो ये मर्रे नदी के नाम से जानी जाती हैं। मर्रे नदी आ करके अपना जल जो है यहाँ पर गिराती हैं, अपना जल यहाँ पर गिराती हैं, ठीक। तो ये एक द्वीप का निर्माण करती हैं। जब जल यहाँ गिरेगा तो क्या बनेगा, डेल्टा बनता है और डेल्टा में ही कुछ समुद्र की तरफ विस्तृत भाग अलग हो जाता है तो उससे द्वीप बन जाता है। उससे क्या बन जाता है, द्वीप। तो यहाँ पर एक द्वीप बनता है जिसको बोलते हैं कंगारू द्वीप। क्या बोलते हैं, कंगारू द्वीप। और कंगारू एक जीव भी है, कंगारू एक प्राणी भी है और वो कहाँ की प्राणी है, ऑस्ट्रेलिया की प्राणी है। कंगारू ऑस्ट्रेलिया का प्रतीक भी है, कंगारू ऑस्ट्रेलिया का प्रतीक है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को हम लोग, क्रिकेट खिलाड़ियों को क्या कहते हैं, कंगारू कहते हैं, इसीलिए कहते हैं। तो कंगारू द्वीप बनाया किसने, मर्रे नदी के डेल्टा ने बनाया है, मर्रे और डार्लिंग नदी के डेल्टा ने बनाया है। तो ये सबसे प्रमुख और सबसे बड़ी नदी यही है, मर्रे और डार्लिंग की। अब जब ये नदी है तो अपनी घाटी में मैदान का भी निर्माण करेगी, अपनी घाटी में मैदान का निर्माण करेगी। तो ये अब ये कौन से कटिबंधीय मैदान होगा, क्योंकि मकर रेखा के दक्षिण में है। मकर रेखा के उत्तर में कौन सा कटिबंध होगा, उष्ण कटिबंध, और मकर रेखा के दक्षिण में कौन सा कटिबंध हो, शीतोष्ण कटिबंध। शीत नहीं, कौन सा कटिबंध, शीतोष्ण। ये वाला भाग शीतोष्ण कटिबंध होगा कि नहीं, और ये वाला शीत कटिबंध होगा। तो ये शीतोष्ण कटिबंध। अब जो यहाँ मैदान बना तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय मैदान कहलाते हैं। ये कौन से मैदान है, शीतोष्ण कटिबंधीय मैदान। अब इस शीतोष्ण कटिबंधीय मैदान में जो है गेहूं की खेती होती है और भेड़ों का पालन होता है। आपने सुना होगा ऑस्ट्रेलिया ऊनों का बहुत बड़ा निर्यातक है, ऊनों का बहुत बड़ा निर्यातक है। तो ऊन कहाँ पर पैदा होता है, इसी मर्रे डार्लिंग वाले मैदानी क्षेत्रों में, इसी मर्रे डार्लिंग वाले मैदानी क्षेत्रों में। और इसको डाउन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया में जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं उनको क्या कहते हैं, डाउन्स। ये डाउन में है, दक्षिणी गोलार्ध में डाउन में है, तो इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, डाउन्स। हमने पढ़ा था शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को उत्तरी अमेरिका में क्या कहते हैं, प्रेरी। उत्तरी अमेरिका में क्या कहते हैं, प्रेरी। और यूरोप में क्या कहते हैं, स्टेप। यूरोप में क्या कहते हैं, स्टेप्स या स्टेपीज। और पंपास कहाँ कहते हैं, अर्जेंटीना में। दक्षिण अमेरिका पढ़ रहे थे ना, तो हमने बताया था अर्जेंटीना में क्या पाए जाते हैं, पंपास। ये सब क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। और साउथ अफ्रीका में, कल जब हम अफ्रीका कंटिनेंट पढ़ रहे थे तो वहाँ पर मैं बताना भूल गया था, साउथ अफ्रीका में जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं उनको बोलते हैं वेल्ड। उनको क्या बोलते हैं, वेल्ड। और ऑस्ट्रेलिया में कौन से घास के मैदान हैं, डाउन्स। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान डाउन्स। तो डाउन्स में गेहूं की खेती होती है। अब चूंकि जनसंख्या कम है तो यहाँ से गेहूं का क्या कर दिया जाता है, निर्यात। और यहाँ पर भेड़ बकरियाँ गायें भैंसें पाली जाती हैं तो दुग्ध का भी उत्पादन होता है, दुग्ध के प्रोडक्ट का उत्पादन होता है। गेहूं की विस्तृत खेती की जाती है, बड़े बड़े फार्म्स पाए जाते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से ये डाउन्स वाला क्षेत्र यहाँ पर है। और यहाँ पर जो है, जो एक
विक्टोरिया श्रेणी है, नहीं डार्लिंग श्रेणी है। डार्लिंग श्रेणी से जो है एक पर्थ, यहाँ पर इसकी राजधानी है, क्या है, पर्थ। तो पर्थ से लेकर के और सिडनी तक एक रेलवे लाइन बिछाई गई है। पर्थ से लेकर के और सिडनी तक एक रेलवे लाइन बिछाई गई है इस तरीके से। अब ये पूरे महाद्वीप पर फैली हुई है, पूरे महाद्वीप पर फैली हुई है। तो ये जो है पार महाद्वीपीय या अंतर महाद्वीपीय ऑस्ट्रेलियन अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतर महाद्वीपीय, ऑस्ट्रेलियन अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। तो प्रश्न आता है, ऑस्ट्रेलियन अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग किन दो शहरों को मिलाती है? सिडनी को पर्थ से, पूरब में सिडनी को, पश्चिम में पर्थ से मिलाती है। अब यहाँ पर ट्रेन पे बैठोगे, पर्थ में ट्रेन पे बैठोगे तो रास्ते में क्या पढ़ेंगे? डार्लिंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डार्लिंग रेंज पढ़ेंगे। इनको क्रॉस करोगे, फिर यहाँ पर डार्लिंग के लिए सोने के कंगन खरीदोगे। क्या खरीदोगे? सोने के कंगन। तो यहाँ पर दो बड़े बड़े, दो मतलब ऐसे शहर पड़ेंगे जहाँ सोना पाया जाता है, कुलगार्डी और जो है एक ऐसे ही नाम है कालगुरली और कुलगार्डी। तो ये दो सोने के स्टेशन पड़ेंगे जहाँ पर सोना पाया जाता है। फिर यहाँ से चलोगे इस तरीके से, तो यहाँ पर एक मैदान होगा, मैदान से निकल करके आओगे तो ये राजधानी जो साउथ ऑस्ट्रेलियन की राजधानी क्या है? एडिलेड पहुँचोगे। अब एडिलेड से फिर आप पहुँचोगे कहाँ पर? विक्टोरिया की राजधानी पहुँचोगे। विक्टोरिया की राजधानी क्या है? मेलबोर्न। विक्टोरिया की राजधानी क्या है? मेलबोर्न। अब मेलबोर्न से फिर कहाँ पहुँचोगे? कैनबरा। अब कैनबरा तट पे नहीं है, कैनबरा तट पर नहीं है, ये थोड़ा सा तट से हटकर है। लेकिन इसके पहले कैनबरा पहुंचने से पहले आपको एक ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को पार करना पड़ेगा। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पार करके फिर कैनबरा पहुंचोगे। फिर कैनबरा से कहाँ पहुंच जाओगे? सिडनी पहुंच जाओगे। कैनबरा से सिडनी पहुंच जाओगे। तो ये लगभग 4000 किलोमीटर लंबी क्या है? ऑस्ट्रेलियन अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग है, जो लगभग 4000 किलोमीटर है। तो ये प्रश्न कभी कभी आता है कि ऑस्ट्रेलियन अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग किन दो शहरों को जोड़ती है? तो सिडनी को पर्थ से जोड़ती है। तो इस तरीके से ये तो ऑस्ट्रेलिया की बात हो गई। और अब हम लोग यहाँ पर आएंगे न्यूजीलैंड की, थोड़ी सी बात कर लेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। देखो, जो न्यूजीलैंड है इसके दो बड़े बड़े द्वीप हैं, उत्तर में उत्तरी द्वीप है और दक्षिण में दक्षिणी आइलैंड है। दोनों को अलग करने वाला जलसंधि कहलाता है कुक जलसंधि। क्या कहलाता है? कुक जलसंधि। और इसकी जो राजधानी है वेलिंगटन, इसकी राजधानी क्या है? वेलिंगटन। तो प्रश्न पूछता है, वेलिंगटन जो राजधानी है न्यूजीलैंड की, वो किस द्वीप पर है? उत्तरी द्वीप पर है या दक्षिणी द्वीप पर है? कभी कभी अंदर घुस करके पूछ लेता है, तो हम क्यों ना इसको पढ़ लें। तो ये वेलिंगटन उत्तरी द्वीप पर है। वेलिंगटन किस पे है? उत्तरी द्वीप पर है। और ये चूंकि अगर इस मानचित्र में देखोगे ग्लोब में, तो सबसे दक्षिणतम आवास देश है, आबाद देश, आवास नहीं कहेंगे, आबाद देश, सबसे दक्षिणतम आबाद देश है। इसके बाद तो निर्जन है। इसके दक्षिण में जाओगे तो अंटार्कटिका महाद्वीप है, वहाँ पर लोग रहते नहीं हैं। अब जब ये आबाद देश है जहाँ लोग रहते हैं, इसकी राजधानी है, इसकी राजधानी क्या है? वेलिंगटन, न्यूजीलैंड। तो ये एक प्रश्न बनता है कि दुनिया का दक्षिणतम राजधानी शहर कौन सा है? विश्व का सबसे दक्षिणतम राजधानी शहर कौन सा है? वेलिंगटन। कौन सा है? वेलिंगटन, जो किसकी राजधानी है? न्यूजीलैंड की। जो किसकी राजधानी है? न्यूजीलैंड की। तो और यहाँ पर जो है एक पर्वत है दक्षिणी, जो इसका दक्षिणी द्वीप है वो पर्वतीय है। कैसा है? पर्वतीय है। न्यूजीलैंड का जो दक्षिणी द्वीप है वो कैसा है? पर्वतीय है। अब यहाँ पर एक आल्प्स पर्वत है, यहाँ पर एक आल्प्स पर्वत है, लेकिन यूरोप में भी एक आल्प्स पर्वत है, और यूरोपियनों ने इसकी खोज की थी तो इसका नाम भी आल्प्स रख दिया। लेकिन कन्फ्यूजन ना हो इसलिए इसका नाम रख दिया दक्षिणी आल्प्स पर्वत। क्या नाम रख दिया? दक्षिणी आल्प्स पर्वत। इसका नाम क्या रख दिया गया? दक्षिणी आल्प्स पर्वत। और इसी दक्षिणी आल्प्स पर्वत पे सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम रखा गया है माउंट कुक। कुक के नाम पर इसका नाम रख दिया गया है माउंट कुक। अब ये ओशिनिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट कुक है। कौन सी है? माउंट कुक। लेकिन ऑस्ट्रेलिया देश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट कोसिस्को, जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में है,
इसकी ऑस्ट्रेलिया की, लेकिन इससे भी ऊंची है लगभग 32-33 मीटर ऊंची माउंट कुक। तो ये इससे भी ऊंची हो गई, माउंट कोसिस्को से भी ऊंची हो गई। और ये दक्षिण में है, ये लगभग जो है शीतोष्ण गोलार्ध और शीत गोलार्ध के आसपास है। शीत गोलार्ध यहाँ शुरू हो जाता है, मतलब शीत कटिबंध। तो यहाँ पर इस चोटी पर हमेशा बर्फ जमी रहेगी, तो यहाँ पर बर्फ जमी रहती है माउंट कुक पर। तो इस तरीके से ये जो है कुछ इसके महत्वपूर्ण क्या हो गए न्यूजीलैंड की बातें। और न्यूजीलैंड में इसकी एक पक्षी है जिसका नाम है कीवी। इसका नाम है क्या? कीवी। इसीलिए न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को क्या कहते हैं? कीवी कहते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को कीवी। तो ये पक्षी जो कीवी है, ये न्यूजीलैंड का राज्य पक्षी है, राजकीय पक्षी है, राष्ट्रीय पक्षी। जैसे भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। ऐसे न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? कीवी है। और कीवी एक फल भी है जो खाते हैं हम लोग, है ना, कीवी फल। कीवी फल आपने देखा नहीं होगा, उसको जो है उसमें खिलाते हैं। और कौन सी बीमारी में खिलाते हैं? जिसे प्लेटलेट्स डाउन, डेंगू में खिलाते हैं। प्लेटलेट डाउन हो जाता है और उसको डेंगू में खिलाते हैं। कोरोना के समय मुझे भी खाना पड़ा था और बहुत महंगा। 2 फल लेके आते थे 250-300 का, हाँ इतने बड़े बड़े, और खट्टा सा होता था। तो हाँ खट्टा खट्टा, तो वो कीवी फल है। लेकिन यहाँ पर क्या है? कीवी पक्षी है। और इस कीवी पक्षी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। और इसी के नाम पर जो है न्यूजीलैंड के क्रिकेट खिलाड़ी जो होते हैं उनको कीवी कहा जाता है। और कंगारू ऑस्ट्रेलिया भूमि की जो है इसका पशु है। कीवी जो वो कंगारू जो होता है वो अपने दोनों पैर ऊपर उठा लेता है और नीचे के दोनों पैरों से दौड़ता है, और उसके आगे एक थैली निकली होती है और उसी थैली में अपना बच्चा रख लेता है। तो ये कंगारुओं की पहचान है। और फास्ट भागते हैं, बहुत तेज़ भागते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी इसलिए तो बहुत तेज़ भागते हैं कंगारू जैसे। तो और ये कंगारू द्वीप भी है, कंगारू द्वीप भी है जहाँ पर कंगारू जो है पाए जाते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से ये ऑस्ट्रेलिया पूरा हमने यहाँ पर अच्छी तरीके से पढ़